नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं प्रीति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी खड़गपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए नवाचार यानी इनोवेशन पर जोर दिया है। उन्होंने पास करने वाले छात्रों से स्टार्टअप स्थापित करने और देश में करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले इनोवेशन की दिशा में काम करने का आग्रह किया। उन्होंने छात्रों से कहा कि वर्तमान स्थिति पर नजर रखते हुए आपको भविष्य का अनुमान भी लगाना चाहिए। छात्रों की उन आवश्यकताओं पर काम करना चाहिए जो 10 साल बाद पैदा हो सकती हैं। भविष्य के लिए नवाचार कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेल्फ 3 यानी पहला सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस और तीसरा सेल्फलेसनेस यानी अपने आप अपने सामर्थ्य को पहचान कर आगे बढ़ें, पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ें, निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ें। उन्होंने कोविड-19 से मुकाबले के लिए आईआईटी द्वारा विकसित टेक्नोलॉजी और उसकी भूमिका की सराहना की और कहा कि संस्थानों को अब स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी समस्याओं का फ्यूचर ओरिएंटेड समाधान तलाशने के लिए तेजी से काम करना चाहिए। साथ ही कहा कि 21वीं सदी के भारत की स्थिति भी बदल गई है, जरूरतें बदल गई हैं और आकांक्षाएं भी बदल गई हैं। अब आईआईटी की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ही नहीं बल्कि स्थानीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के रूप में अगले स्तर पर ले जाने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन और इसके कारण पैदा होने वाली प्राकृतिक आपदाओं ने दुनिया के सामने बड़ी चुनौती पैदा की है और उन्होंने कहा कि भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए, टिकाऊ हो और लोग ज्यादा आसानी से उसका इस्तेमाल कर पाएं। आज की चर्चा में हम कुल मिलाकर इनोवेशन यानी नवाचार और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मुकेश शर्मा, प्रोफेसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। साथ ही मेरे साथ हैं इशिता अग्रवाल, प्रोग्राम डायरेक्टर, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। पहले इशिता, आपसे मैं समझना चाहूंगी, प्रधानमंत्री ने कई बातें कही, आपकी नज़र में कौन सी बड़ी बातें हैं पीएम के संबोधन में, खासकर इनोवेशन और नवाचार को लेकर सरकार किस तरह से जोर दे रही है इनोवेशन पर? देखिए, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, तभी से उन्होंने नवाचार पे और स्टार्टअप्स पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे, उद्यम पे हमेशा बहुत अहमियत दी है उन्होंने। उन्होंने सबसे पहले आते ही स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का लॉन्च करा, जिससे कि देश में क्रांति आ गई, एक मानसिक बदलाव आया। स्टार्टअप करना पहले जो एक बहुत ही आम बात होती, मतलब आम बात नहीं होती थी, अब उन्होंने एक तरह से इसको मुख्य धारा में ला दिया है। तो अगर कोई भी अब एक स्टार्टअप करता है तो उसकी वजह वो एक उसको एक निजी नज़र से नहीं देखा जाता है। ये एक मानसिक बदलाव आया है पूरे हमारे सोसाइटी में। ये इस चीज़ का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। और सबसे खास बात हमें ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब पिछला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था तब वी वर अ कॉलोनी, हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था। लेकिन अब ऐसी कोई रुकाव नहीं है हमारे रास्ते में। और इंडिया को अब 4.0 इंडस्ट्री 4.0 की जब बात आती है और जब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने वाला है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे और डेटा साइंसेस पे बेस्ड है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से इंडिया अब ग्लोबल लीडर नहीं बन सकता। और हमारे जो आज का युवा है और जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको इस चुनौती के लिए तैयार रहना होगा और ना कि तैयार रहना होगा, साथ ही साथ काम करना होगा, इस प्लानिंग के साथ काम करना होगा कि हम इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बना सकें। तो नवाचार का तो इसमें नवाचार के बिना ये हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमारे जितनी भी युवा पीढ़ी है, जो हमारे साइंटिस्ट्स हैं, जो हमारे विचारक हैं, उन सबको मिलकर काम करना होगा जिससे कि हम इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बना सकें। बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, आपकी नज़र में बदलती दुनिया, बदलती स्थितियों में इनोवेशन यानी नवाचार क्यों जरूरी है और भारत में इसे लेकर कितना पोटेंशियल दिखता है? नवाचार की आवश्यकता तो इस वक्त, क्योंकि इस वक्त जो चैलेंजेस हैं हमारे पास में, जो चुनौतियां हैं, वो काफ़ी बड़ी हैं, गंभीर हैं और वो हमारे देश के लिए भी हैं और विश्व के लेवल पे भी हैं। तो उन चीज़ों, चुनौतियों को जब हमको सॉल्व करना है, कोई सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो उसके लिए इनोवेशन और नवाचार वो बहुत आवश्यक है। और ख़ास तौर से जब हम अपने देश के प्रति फोकस करें तो नवाचार इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि जो एक उदाहरण के रूप में जो अभी कोविड की जो सिचुएशन आई, तो जो हमारे जो नवाचार की प्रक्रिया रही है, जो हमारे आईआईटी के स्टूडेंट्स रहे या दूसरे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस रहे या हमारे वायरोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन रहे, उन्होंने जो
जितना विश्व स्तर पे जो काम करके दिखाया विद इन ए शॉर्ट टाइम, तो वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये तो एक अचानक एक परेशानी हमारे सामने या चुनौती आ गई थी। लेकिन विषय ये है कि आगे की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, चीज़ों को प्रोजेक्ट करते हुए कि संसार या दुनिया किस स्थिति पे पहुँचेगी, क्योंकि अगर हमको ग्लोबल लीडर बनना है, हम्म। तो वो प्रोजेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। उस प्रोजेक्शंस को, उन चुनौतियों को समझते हुए, उन चुनौतियों को रेफरेंस और ध्यान में रखते हुए हमको अपने इनोवेशंस और नवाचार के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। मैं 2-3 पॉइंट आपको ज़रूर बता दूँ कि जो जी। आने वाले समय में जो कुछ होगा। हम्म। क्लाइमेट चेंज के बारे में प्रधानमंत्री ने भी कहा, वो जी। तो एक विश्व की सबसे बड़ी समस्या है और उससे काफ़ी जो चीज़ें कनेक्टेड हैं और उससे संबंधित हैं, वो वहाँ पर है। दूसरा जो हमारा है, जो हेल्थ का जो इश्यू है, ग्लोबल हेल्थ कहें, नेशनल हेल्थ कहें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मतलब। तीसरा हम सोचते हैं कि सैनिटेशन एंड वाटर व्हिच इज़ अ बेसिक नीड एक्चुअली, हम्म। उसके ऊपर है। एजुकेशन फॉर ऑल, तो ये जो एजुकेशन के जो क्या तरीके हो सकते हैं, इसमें क्या इनोवेशन हो सकता है, तो जो जो ये सबसे ज़्यादा 4-5 जो ये जो एरिया हैं, मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है और इनमें इनोवेशन फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हमको करना होगा। बिल्कुल। इशिता अग्रवाल, अगर हम हाल ही किया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स देखें तो पहली बार भारत टॉप 50 में आया। हम जानते हैं कि जो उच्च आय वाले देश हैं वो टॉप 10 में बने हुए हैं। प्रतिस्पर्धा यहाँ ज़्यादा है और सरकार ये मान के चल रही है कि अगला जो इनोवेशन इंडेक्स आए उसमें हम टॉप 25 देशों में शामिल हों। इस दिशा में क्या प्रयास हो रहे हैं? एक इनोवेशन इकोसिस्टम की बात करें, उसे और अच्छा बनाने की दिशा में क्या प्रयास हो रहे हैं ताकि इनोवेशन को लेकर भारत और आगे बढ़े? देखिए, सरकार अपनी तरफ से कंटिन्यूअसली प्रयास करने की कोशिश कर रही है कि जो इनोवेशन करने वाले लोग हैं, जो नवाचार करते हैं, वो भले ही युवा हो, स्टार्टअप्स कर रहे हों, वो साइंटिस्ट्स हों, उनको सहूलियत हो कि वो नवाचार कर सकें। तो इस दिशा में काफ़ी प्रयास हो रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊँ, एक स्टेट लेवल पे इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च करा है अभी हाल ही में नीति आयोग ने, जिसमें हर स्टेट इनोवेशन को लेके कितना कार्य कर रहा है, वो कहाँ पे है इंडिया के स्तर पे, उसकी एक रैंकिंग दी गई है, जिससे कि सबको पता रहे कि वो कहाँ पर हैं और वो अब उस पर्टिकुलर एरिया में इम्प्रूवमेंट कर सकें। उसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है, कई सारे नोटिफिकेशंस लेकर आई है सरकार डीपीआईआईटी के मिनिस्ट्री के अंडर, जिससे कि जो लोग नवाचार को एक बिज़नेस बना रहे हैं और एक एंटरप्राइज़ बना रहे हैं और उसको मार्केट में लेकर जा रहे हैं, उनको बहुत आसानी रहे। अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना करी गई है नीति आयोग में, जिससे कि हम पूरा इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप जो इकोसिस्टम है इंडिया में, उसको कैटलाइज कर सकें। और बहुत सारे अलग-अलग स्टेट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम उन सब मूविंग पार्ट्स को जोड़कर एक धागे में बांध सकें, जिससे कि हमारे जितने भी भारत के नागरिक हैं, वो इन सारे ही स्कीम्स और प्रोग्राम्स का फ़ायदा उठा सकें। तो इस तरह से बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं और हर क्षेत्र में कोशिश हो रही है, हर तरफ से कोशिश हो रही है, 360 डिग्री सपोर्ट देने की कोशिश हो रही है कि जिससे कि जो लोग नवाचार कर रहे हैं, उनको आसानी रहे और इंडिया जल्द से जल्द टॉप 25 में आ सके। बिल्कुल। और जब हम इनोवेशन को लेकर इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं डॉक्टर शर्मा, पिछले कुछ सालों में देखें तो इनोवेशन इकोसिस्टम को और मजबूत करने की दिशा में हमने प्रगति हासिल की है। लगभग 50,000 स्टार्टअप्स के साथ भारत जो है वो अमेरिका और ब्रिटेन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप अर्थव्यवस्था है। और वहीं हम जब ग्लोबल इंडेक्स की बात करते हैं तो उसमें भी सुधार हुआ है। आपकी नज़र में हम इस इकोसिस्टम को और मजबूत कैसे बना सकते हैं और अभी क्या कमियां हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है? ये मैं समझता हूँ कि जो इनोवेशन का और जो स्टार्टअप का एक जो सिनेरियो है हमारे देश में, ये ज़्यादातर अभी यंगस्टर्स में है और अर्बन एरिया में है। तो हमको ये स्टार्टअप का जो आइडिया है, उसको हमको अपने गाँवों में या विलेजों में या जो विलेज में जो आपके टैलेंट है, वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा। जिससे कि हम जो स्टार्टअप वाला इश्यू है या जो आइडियाज़ वहाँ पर हैं और जो उनके वहाँ के इश्यूज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर इश्यूज़,
तो मैं समझता हूँ जैसे कोई अर्बन एरिया में है या अर्बन एजुकेटेड पर्सन्स हैं, तो समटाइम उन लोगों को उसका आइडिया भी नहीं होता है। तो इस चीज़ को हमको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है और जो टैलेंट है या उस चीज़ को हमको आगे तक गाँव तक या जो लार्जर एरिया है वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा। हुँ, और हुँ। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट विषय जो आज के चैलेंज की बात है, हुँ, हम कुछ भी कोई भी हम इश्यू लें, सबसे उससे कनेक्टेड इम्पोर्टेंट इश्यू होता है एनर्जी का या हुँ, ऊर्जा का। हुँ, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो कंपटीशन में जो सस्टेन करेगा आगे आने वाले समय में, कौन कोई चीज़ कितनी कम एनर्जी से बना रहा है। हुँ, एनर्जी इज़ गोइंग टू बी द फंडामेंटल थिंग जो कि प्राइस डिसाइड करेगी। तो इनोवेशन हो सकते हैं, इनोवेशन साथ हमको कॉम्पिटिटिवनेस होना बहुत ज़रूरी है, हुँ। जिससे कि आपका इनोवेशन सर्वाइव करे, उसको लोग यूज़ करें और वो आगे प्रोग्रेस करे। तो मेरे ख्याल से जो एनर्जी वाला इश्यू है, एनर्जी लेस एनर्जी पर यूनिट प्रोडक्शन, दैट शुड बी द टेम्पो और मोटो ऑफ द होल थिंग, जिससे कि हम ये हमारे इनोवेशन ज़्यादा यूज़फुल होंगे। हुँ, हुँ। बिल्कुल, तो इशिता जो एनर्जी वाली बात डॉक्टर शर्मा कर रहे हैं, इसे लेकर कैसे ध्यान दिया जा रहा है और कैसे ये कोशिश हो कि इस क्षेत्र में भी इनोवेशन ज़्यादा हो? क्योंकि आने वाले कुछ साल में हम जानते हैं कि एनर्जी के मामले में, एनर्जी इस्तेमाल करने के मामले में हम यूरोपीय संघ से भी आगे हो जाएँगे, हमें इतनी ज़रूरत होगी। साथ ही जैसे कहा है प्रधानमंत्री ने कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के सामने अंतर्राष्ट्रीय सोलर संधि का विचार भारत की तरफ से रखा गया। और एक तरह से कहें कि आज दुनिया के कई देश भारत द्वारा शुरू किए गए इस अभियान से जुड़ भी रहे हैं और भारत उन देशों में है जहां सोलर पावर की कीमत प्रति यूनिट बहुत कम है, लेकिन घर घर तक सोलर पावर पहुंचाने के लिए अभी बहुत सी चुनौतियां हैं। तो एनर्जी को लेकर जो ज़रूरतें हैं और इसे लेकर जो चुनौतियां हैं, उसमें इनोवेशन को भी ध्यान में रखा जाए और आगे बढ़ा जाए, इसके लिए क्या किया जा सकता है? एनर्जी को लेके भी काफ़ी सारी प्रोग्राम्स हैं जो लॉन्च हुए हैं गवर्नमेंट में। आपने खुद अभी मेंशन करा इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करी, जो एक इंडिया ने ही प्रस्ताव रखा था और उसको फ्रांस के साथ वो अब वो प्रस्ताव स्वीकार हुआ और फ्रांस के साथ मिलके वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई, जो कि कोशिश कर रहा है कि किस तरह सोलर एनर्जी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की फंडिंग हो और किस तरह सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, उसके बारे में इनोवेशंस हो और टेक्नोलॉजीज़ हैं जो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ ईजाद हों जो कि आम जनता, आम नागरिक यूज़ कर सकें। there has to be a democratization of energy production. अभी जो ये होता है कि एनर्जी एक जगह पे एनर्जी का उत्पादन एक जगह होता है और फिर ग्रिड के द्वारा हर जगह ले जाई जाती है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसका डेमोक्रेटाइज करने की तरीके हैं जो सोचे जा रहे हैं। तो एनर्जी ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे बट नीति आयोग में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके एक मिशन स्थापित करा गया है, जहाँ पे किस तरह जो हमारी व्हीकल्स हैं वो पेट्रोल और डीजल को ना यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्मार्ट मोबिलिटी की क्षमता डेवलप करें, उसके ऊपर कार्य हो रहा है। हमारे कई सारे इंक्यूबेटर्स जो अटल इनोवेशन मिशन में सपोर्ट कर रहे हैं वो एनर्जी को खास ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं, क्लीन टेक, क्लीन एनर्जी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करते हैं। जब हम सहायता कर रहे हैं पूरे इकोसिस्टम में, कई सारे इंस्टीट्यूशंस पे ऐसे बिल्ड कर रहे हैं जिसको सपोर्ट करा जाता है, जैसे कि नई नई टेक्नोलॉजीज नवाचार हो और नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में आए, तब भी ये प्रायोरिटी दी जाती है कि अगर ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी है या ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो कि क्लीन एनर्जी को अगर सपोर्ट कर सकता है तो उनको प्रेफरेंस दी जाती है। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग प्रोग्राम्स चल रहे हैं। एक जने के लिए सारे ये डिपार्टमेंट्स, सारे जो जितने भी प्रयास हैं ये लिस्ट आउट करना काफ़ी मुश्किल होगा, बट मैं यही कहूँगी कि हर तरह से इसके प्रयास करा जा रहा है कि एनर्जी को लेके भी नवाचार कॉन्स्टेंटली हो और देश के लिए इसका उपयोग हो। बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, जो अब आपने एनर्जी को लेकर बात उठाई और खासकर जो बड़ी चुनौतियां हैं वो पूरी दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन को लेकर हैं और इस दिशा में चाहे कार्बन उत्सर्जन कम करने की बात हो, भारत अच्छी कोशिश कर रहा है।
बाकी और जो बड़ी बातें प्रधानमंत्री की तरफ से भी कही गई हैं, उन्होंने कहा कि भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए, ड्यूरेबल हो और लोग ज़्यादा आसानी से उसका इस्तेमाल कर पाएं। इस दिशा में आपको क्या लग रहा है? मैं जैसे पोटेंशियल की बात कर रही हूँ और जो कोशिशें हैं उसे लेकर आप क्या कहेंगे? किस दिशा में वो कोशिशें हैं और क्या लग रहा है जो फ्यूचर चैलेंजेस हैं खासकर क्लाइमेट चेंज को लेकर, भारत क्या इस दिशा में इनोवेशन को लेकर स्थिति में है कि दुनिया को कोई राह दिखा पाए? जी, आपने 2-3 पॉइंट्स रेज़ किए हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि एनर्जी के जो विषय में है कि एनर्जी हम ऐसी बनाएँ जिससे कि वो क्लाइमेट चेंज से एनर्जी भी क्लाइमेट चेंज से पूर्ण रूप से कनेक्टेड है। हाँ। तो एनर्जी प्रोडक्शन ऐसा हो कि हमारा क्लाइमेट चेंज पे इफ़ेक्ट नहीं आए या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन जो उत्सर्जन है वो कम से कम हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये बात है कि जो सोलर एनर्जी है या जो रिन्यूएबल एनर्जी है, एक तो भारत सरकार पहले ही ये तय कर चुकी है कि लगभग जो हमारी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, हम्म। 2030 तक हम लगभग 50% से भी ज़्यादा जो एनर्जी होगी हमारे रिन्यूएबल्स होगी। तो उस सेंस में हम जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसको हम मैनेज कर पाएँगे। दूसरी बात ये है कि जब सोलर और ख़ास तौर से जब हम विंड से एनर्जी करते हैं, तो उसका एक स्टोरेज का इश्यू आता है, तो वो हमको एक एड्रेस करना पड़ेगा। एंड इशिता जी भी बात कर रही थी कि उस एनर्जी को हम कैसे यूज़ करें, हम्म। तो उसके लिए हमको जो माइक्रो ग्रिड्स बनानी पड़ेगी। तो एक अपने आप में एक सिटी, अपने आप में एक कॉलोनी या बड़ा जो एक टाउन है, वो अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर सके विद जो एनर्जी उसके पास में है। तो जिससे कि एक बहुत महत्वपूर्ण होगी जो माइक्रो ग्रिड बेसिस पे जो एनर्जी होगी, उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी चीज़ ये है कि हम इस विषय के अंदर हम कैसे अग्रसर हो सकते हैं, कैसे एक अपने आप में लीडर हो सकते हैं, उसके लिए ये आवश्यकता है कि जो बाकी जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जब हमने एनर्जी को जब हमने ठीक से हार्नेस कर लिया, तो हमको जो नया विषय है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि जो नया सबसे इम्पोर्टेंट विषय आज है, हम्म। वो है हाइड्रोजन और उसके ऊपर सबसे ज़्यादा चैलेंजेज़ हैं। हाँ। इनफैक्ट भारत सरकार ने भी हाइड्रोजन मिशन बनाया है और उसमें भी बहुत काम हो रहा है। सबसे बड़ा एडवांटेज हाइड्रोजन का जो है कि ये सबसे लाइट मॉलिक्यूल है, इसका वेट सबसे कम है और जो एनर्जी कैलोरीफिक वैल्यू देखें हम हाइड्रोजन की, वो बहुत ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन भी एक तरीके से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूज़ हो सकता है क्योंकि जब भी बड़े गाड़ी जो ट्रक्स वगैरह जैसे फॉर एग्जांपल होंगे, उसमें आप बैटरी नहीं लगा सकते क्योंकि उसका पर्पस जो है वो आपको लोड ट्रांसफर करने का है, जो बैटरी का लोड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक अपने आप में वो है और ये हाइड्रोजन हमको ग्रीन मीन्स से बनाना है। तो वो एक चैलेंज है और हाइड्रोजन के क्षेत्र में जिस तरह से हमने लीड ली है हिंदुस्तान में या सरकार ने भी जो मिशन बनाया है और जो अभी जो बजट है उसमें भी हाइड्रोजन के लिए विशेष प्रोविजंस रखे गए हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक विषय है जिसमें कि हम पूर्ण रूप से लीडर हो सकते हैं और जो हमको दुनिया इस तरफ देखे और हम इसमें विशेष योगदान दे सकें क्योंकि मुझे अभी भी ये लगता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ज़रूरी है, लेकिन उसका जो मेजर रूट होगा वो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए इलेक्ट्रिकल चाहिए एंड हाइड्रोजन इज़ द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ठीक है। और इशिता अग्रवाल, कोरोना काल में जैसा प्रधानमंत्री भी कहते आए हैं, आपदा को अवसर में बदलने की पूरी तरह से कोशिश हुई है भारत में और स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर इनोवेशन पे जिस तरह की बात प्रधानमंत्री ने कही है, हम जानते हैं बहुत सी ऐसी शक्ति है जिसको भारत ने पहचाना है और दुनिया ने भी उसको माना है। अगर स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें, बजट में भी जो खास प्रावधान किए गए हैं वो टेक्नोलॉजी, साइंस, साथ ही इनोवेशन और रिसर्च को लेकर जो उसे प्रोत्साहित करने को लेकर बजट भी बढ़ाया गया है। आपको क्या लगता है, खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें या फिर अलग अलग सेक्टर्स की बात करें, तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें हमने अच्छा काम किया है या कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें अच्छा काम हो सकता है और उसे पहचाना जा रहा है ताकि रिसर्च को बढ़ावा मिले, इनोवेशन को बढ़ावा मिले और काम तेज गति से आगे हो? प्रीति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने बहुत तरक्की करी है और खासकर जब जब देश को ज़रूरत पड़ी कि हमारे साइंटिस्ट और हमारे एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़े और सॉल्यूशंस दें, तब बहुत सारे लोग सामने आए और उन्होंने ऐसे जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि कई सारे स्टार्टअप्स ने एक टेस्ट किट लॉन्च करी, जैसे कि कोविड के टेस्ट में पहले बहुत ज़्यादा समय लगता था, वो टेस्टिंग टाइम कम हो गया और जो रिजल्ट है वो हमें जल्दी मिलने लगा। इसी तरह कुछ लोगों ने मास्क बनाए जिनकी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिससे कि वो रीयूज हो सकते हैं और फिर कोविड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आए जहाँ पे
हमारे ही देश के खुद के टैलेंट ने, होम ग्रोन टैलेंट ने आकर सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट्स ऐसे आगे रखे हैं। हम्म। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो हमारे देश में काफ़ी सारा काम हो रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छा काम करा है और खासकर नवाचार को बढ़ाने के लिए बायडैक जो एक संस्था है, उन्होंने बहुत सारे इंक्यूबेटर्स को भी सपोर्ट करा है। एक आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन पूरा एक बनाया गया है जहाँ पे मेडटेक डिवाइसेस हैं और वहाँ पे ना सिर्फ मेडटेक डिवाइसेस का रिसर्च होता है और टेस्टिंग होती है, बट वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है जो हमारे देश में, जो आगे जरूर हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आप जानते ही हैं, वैक्सीन्स हमारे इंडिया बहुत सारे दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है और गिफ्ट के तौर पर भी दे रहा है। इसके अलावा मुझे लगता है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कर सकते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में अगर आप देखें, बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो पिछले 8 से 9 महीने में जिन्होंने बहुत प्रोग्रेस करी है। वो नए नए तरीके लेकर आए हैं क्योंकि स्कूल्स बंद हो गए थे और बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, तो कैसे घर पे ही बैठे बैठे उनकी शिक्षा जारी रहे। इस क्षेत्र में बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल कर आए हैं, उभर कर आए हैं, जिनकी अभी टेस्टिंग हो रही है और बाद में आई एम श्योर दे कैन बी स्केल्ड अप एट अ ग्लोबल लेवल ऑल्सो। तो एजुकेशन का एक क्षेत्र है जहाँ पे हम बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं। उसके अलावा CSIR जो हमारे लैब्स हैं, जो नेशन वाइड एक पूरा एक नेटवर्क है, वहाँ पे काफ़ी सारा काम ऐसे हो रहा है और हमारी बात चल रही है उनके साथ, आगे इनोवेशन मिशन बात कर रहे हैं CSIR से कि कैसे बहुत सारी प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज जो जो वहाँ के साइंटिस्ट इजाद करते हैं, उसको हम कैसे अपनी मार्केट एक्सेस दे सकते हैं और कैसे उनको हम सिटीजन्स तक ले जा सकते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि एक इनोवेशन होता है लेकिन वो लैब में ही रह जाता है। बहुत ज़रूरी ये है कि उसका कमर्शलाइजेशन हो और वो प्रोडक्ट निकल कर सब लोगों तक पहुँचे। तो वो हम एज एग्री इनोवेशन मिशन वी आर ट्राइंग टू फैसिलिटेट दैट not only is there progress in the innovations itself, but it's also important that those innovations reach the market. तो उसकी हम कोशिश कर रहे हैं और जहाँ पर भी नवाचार हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको किस तरह से सपोर्ट दें जिससे कि वो देश के काम आ सके और समाज के काम आ सके और हमारी जो आर्थिक और सामाजिक समस्याएं हैं उनका हम उपचार ढूंढ सकें। बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, जैसे इशिता ने भी कहा कि कैसे मार्केट रीच मिले और सबके काम आ सके और सब तक पहुँचे, एक तो ये पहलू है। दूसरा एक पहलू ये भी है कि हम जो भारतीय इनोवेशन है उसको लेकर विश्वसनीयता दुनिया में कायम हो और ये विश्वास दिलाएं कि भारत में किए गए जो शोध हैं, जो इनोवेशन है, उनकी क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो सकती है। तो कैसे दुनिया में भारत की इनोवेशन को लेकर भरोसा कायम हो सकता है या इस दिशा में हम सही तरह से आगे बढ़ रहे हैं? विश्वसनीयता की बात यह है कि जो भी कोई नया इनोवेशन होता है तो हम सभी इसको, या जो भी कोई इंस्टीट्यूशन होता है इसको क्लेम करता है कि भाई हमने ये बनाया है। उसके सबसे पहले जरूरी है कि उसका जो वैलिडेशन और वेरिफिकेशन इतना थॉरो और इतना बड़ा होना चाहिए कि उस टेक्नोलॉजी के आसपास जो आने वाली दिक्कतें उनको भी साथ में एड्रेस किया जा सके। तो इसलिए एक जो बहुत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है जिससे कि वो टेक्नोलॉजी में विश्वसनीयता बढ़ती है कि आपने उसको भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, भिन्न भिन्न कंडीशंस के अंदर उसको आपने टेस्ट किया है और बताया है कि इसकी जो प्रोडक्टिविटी है या जो उसका आउटकम है बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि लैब स्केल पे दिखाया गया है। तो वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दूसरी बात जो है कि उसको अगर हमको आगे बढ़ाना है तो एक हमको इंडस्ट्री को साथ में लेके चलना पड़ेगा। इंडस्ट्री और एकेडेमिया एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को आपस में इंटरेक्ट करना पड़ेगा। आजकल इंडस्ट्री क्या है कि इंडस्ट्री बाहर की तरफ देखती है कि कुछ इनोवेशन है तो हम उसको अडॉप्ट करें। तो इंडस्ट्री को और जो एकेडमी है या जो CSI इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको साथ साथ करके जो स्पेशल चैलेंजेस हैं उस पर पर्टिकुलर उस चीज पे फोकस करना होगा। तो उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो तुरंत आएगी। नहीं तो कई बार आपने कुछ बनाया नया या आपने कुछ नया आविष्कार किया तो उसको तुरंत कोई लेने वाला नहीं होता है। लेकिन आप नीड बेस्ड आप नवाचार करेंगे तो वो तुरंत मार्केट में आएगा, उसके तुरंत उसकी
उसका जो बेस है वो तेजी से एक्सपैंड होगा। तो मैं समझता हूँ कि इंटरेक्शन बिटवीन एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री, नीड बेस्ड इनोवेशन एंड वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, जिससे कि वो हर स्थिति में वो चीज़ आपके साथ काम कर सके। लास्ट लेकिन इम्पोर्टेंट, आपको जो इनोवेशन है उसको आपको स्मार्टली पेटेंट भी फाइल करना पड़ेगा, नहीं तो कोई और लेके जा सकता है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पेटेंट करवाने का। एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट योर रिसर्च और योर इनोवेशन इज राइटली पब्लिसाइज्ड थ्रू पब्लिकेशन एट द टॉप जर्नल इन द टॉप पॉसिबल प्लेटफॉर्म, सो दैट पीपल नो अबाउट इट, सो उसकी यूटिलिटी बढ़ती। बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर मुकेश शर्मा आपका, इशिता अग्रवाल आपका, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया कहना चाहूँगी। आज की चर्चा का समय यहीं पूरा हो गया। आप दोनों ने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो भारत में भविष्य में विकास की संभावनाओं के लिए इनोवेशन और बौद्धिक संपदा, यानी एक तरह से कहें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सृजन बेहद महत्वपूर्ण है, और इसीलिए छात्रों और कहें कि उद्यमियों को भी इस तरह का व्यवसाय बनाने की नींव रखने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, जो टिकाऊ हो, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में लंबे समय तक सहयोग कर सके, भविष्य में आने वाली जो चुनौतियां हैं, वैश्विक चुनौतियां हैं, उनसे पार पाने वाली हो और सबके जीवन को आसान बनाने वाली हो, ताकि देश आत्मनिर्भर हो। साथ ही अब वो समय है कि हम अपनी सीमाओं के भीतर भारतीय इनोवेशन को लेकर विश्वसनीयता भी कायम करें और लोगों को ये विश्वास दिलाएं कि भारत में किए गए शोध और नवाचार की गुणवत्ता विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो सकती है। इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।